प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल की प्रवृत्तियों और रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। रीतिकाल के बारे में थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल है। रीतिकाल का समय 1643 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक माना जाता है। इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल नाम को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। कोई इसे अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कलाकार काल, रीतिकाल आदि नामों से पुकारते हैं। वास्तव में रीतिकाल नाम ही उपयुक्त है। रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीतिमुक्त कवि और तीसरा रीतिसिद्ध कवि। रीतिकालीन काव्य को भी 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और तीसरा नाटक। रीति का अर्थ। संस्कृत काव्यशास्त्र के अंतर्गत रीति शब्द उस काव्यांग विशेष के लिए ही रूढ़ है जिसे काव्य की आत्मा के रूप में घोषित कर आचार्य वामन ने तत्संबंधी पृथक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संगठना पद्धति विशेष का नाम रीति है। इधर व्याकरण के आधार पर गत्यर्थक रीड धातु से इक्तिच प्रत्यय करके इसकी जो व्युत्पत्ति कही जाती है उससे ये मार्ग का वाचक ठहरता है। इसी प्रकार उक्त दोनों शास्त्रों में इस अकेले ही शब्द के 2 पृथक प्रयोग कहे जा सकते हैं। रीति शब्द मार्ग का ही पर्याय शब्द है। यह सहज ही स्वीकार किया जा सकता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ है। आइए रीतिकाल की प्रवृत्तियों और विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। रीतिकाल की विशेषताएं और रीतिकाल की प्रवृत्तियां। पहली प्रवृत्ति रीति निरूपण, दूसरा श्रृंगारिकता, तीसरा राज प्रशस्ति, चौथा नीति और भक्ति, पांचवां अलंकारिकता, छठा नायिका भेद, सातवां ब्रज भाषा की प्रधानता, आठवां प्रकृति चित्रण, नौवां काव्य रूप, 10वां नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण और 11 चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। रीतिकाल की पहली विशेषता रीति निरूपण है। रीतिकालीन कवियों के रीति निरूपण की शैलियों का अध्ययन करने पर 3 दृष्टियां दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम दृष्टि तो मात्र रीति कर्म की है। इनमें वे ग्रंथ आते हैं जिनमें सामान्य रूप से काव्यांग विशेष का परिचय कराना ही कवि का उद्देश्य है। द्वितीय प्रवृत्ति में रीति कर्म और कवि कर्म का समान महत्व रहा है। इसके अंतर्गत लक्षण एवं उदाहरण दोनों उनके रचयिताओं द्वारा रचित है। तीसरी प्रवृत्ति के अंतर्गत लक्षणों को महत्व नहीं दिया गया है। कवियों ने प्राय सभी छंदों की रचना काव्य शास्त्र के नियमों से बद्ध होकर ही की है, लेकिन लक्षणों को त्याग दिया है। दूसरी विशेषता श्रृंगारिकता। रीतिकाल की दूसरी बड़ी विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल के कवियों में नखशिख और राधा कृष्ण की प्रेरणा लीलाओं का चित्रण व्यापक स्तर पर हुआ है। राधा कृष्ण के प्रेम के नाम पर नारी के अंग प्रत्यंग की शोभा, हाव भाव, विलास चेष्टाएं आदि में श्रृंगार का सुंदर और सफल चित्रण हुआ है, किंतु वियोग वर्णन में कवि कर्म खिलवाड़ बनकर रह गया है। तीसरी विशेषता राज प्रशस्ति। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसीलिए इन आश्रयदाताओं का गुणगान करना इनकी मजबूरी थी। भूषण जैसे कुछ कवि अपवाद भी हैं। चौथी प्रमुख प्रवृत्ति है भक्ति और नीति। रीतिकाल में व्यापक मात्रा से भक्ति और नीति से संबंधित पद भी मिल जाते हैं, जो इस युग की एक नई देन है। राधा कृष्ण लीलाओं में श्रृंगार के साथ भक्ति भावना भी विद्यमान है। दरबारी वातावरण के कारण
इनकी कविताओं में नीति संबंधी उक्तियां भी मिल जाती हैं। पांचवी विशेषता है आलंकारिकता। रीतिकाल की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति आलंकारिकता की है। बहुत सारे कवियों ने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए। अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वह साधन न रहकर साध्य बन गए, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम होने लगा। सातवीं विशेषता ब्रज भाषा की प्रधानता। यह काल ब्रज भाषा का स्वर्ण युग रहा। भाषा में वर्ण मैत्री, अनुप्रास, ध्वन्यात्मकता, शब्द संगीत आदि का पूरा निर्वाह किया गया है। भाषा की मधुरता के कारण मुसलमान कवियों का भी इस ओर ध्यान गया। आठवीं विशेषता प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ है। स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम रूप में हुआ है। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि दरबारी कवि का, जिसका आकर्षण केंद्र नारी ही था, ध्यान प्रकृति के स्वतंत्र रूप की ओर जा ही कैसे सकता था। नौवां है काव्य रूप। रीतिकाल में मुक्तक काव्य रूप को प्रधानता मिली। राजाओं की काम क्रीड़ा और काम वासना को उत्तेजित करने और उनकी मानसिक थकान को दूर करने के लिए जिस कविता का आश्रय लिया गया वह मुक्तक ही रही। अतः इस काव्य में कवित्व और सवैयों की प्रधानता रही। 10वीं विशेषता नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। रीतिकालीन कवियों में नारी का नक्षिक वर्णन व्यापक पैमाने पर हुआ है। नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मांसल चित्रण में उनकी वृत्ति अधिक रही है। वह समय ही ऐसा था कि नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाता था, कामुक दृष्टिकोण से देखा जाता था। अगली विशेषता है चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। इस युग के कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के साथ बहुज्ञता का भी प्रदर्शन अपने ग्रंथों में किया है। चमत्कार प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न अलंकारों के प्रयोग के साथ शब्दों की पच्चीकारी एवं रमणीयता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वहीं बहुज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए साहित्यतर विषयों जैसे ज्योतिष, गणित, काव्य जैसे विषय को भी अपने काव्य का विषय बनाया है। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।